हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और पिछली क्लास में मैंने लास्ट टॉपिक बैटरीज ली थी, बैटरियाँ। और मैंने कहा था दो प्रकार की बैटरियाँ होती हैं, एक प्राथमिक बैटरी और एक होती है द्वितीयक बैटरी। ठीक है, प्राथमिक बैटरी क्या होती है? जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया अनुक्रमणीय होती है, एक ही दिशा में होती है, और जब वो रिडॉक्स अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो हम उत्पाद को वापस क्रियाकारक में विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित कराकर परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। अर्थात ये सेल जब डिस्चार्ज हो जाता है, निरावशित हो जाता है, तो इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ऐसे जो बैटरियां होती हैं उन्हें हम प्राथमिक बैटरियां कहते हैं। ठीक है, उसमें पहला एग्जांपल है शुष्क सेल। कौन सा? शुष्क सेल, जिसका उपयोग हम टॉर्च में करते हैं, खिलौने में करते हैं, कैलकुलेटर में करते हैं, रेडियो में करते हैं। ठीक है, और ये जो शुष्क सेल है वो लैक्लांसी सेल पर आधारित है। कौन से सेल पर? लैक्लांसी सेल पर आधारित है। और शुष्क सेल के द्वारा हमें 1.25 से 1.50 वोल्ट की स्थिर विद्युत धारा प्राप्त होती है। क्लियर बच्चों? अब ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो कि एक जिंक का एक सिलेंडर है। इसमें ये जिंक का एक सिलेंडर बना हुआ है जो कि एनोड का कार्य करता है। जिंक का एक सिलेंडर है जो एनोड का कार्य करता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में ग्रेफाइट की एक छड़ लगी हुई है। ठीक है, इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर, इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट भरा हुआ है, और इसका जो बाकी भाग बचा सिलेंडर का, उसमें NH4Cl व ZnCl2 का पेस्ट भरा जाता है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। जब हम इसे सर्किट से जोड़ते हैं, परिपथ को पूर्ण करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो उधर लिखी हुई है, अभी आपको समझाता हूं। लेकिन ध्यान रखना कि जिंक एनोड का कार्य करता है और ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। तो ग्रेफाइट की छड़ क्या है? कैथोड। ये आपको ध्यान रखना है। चारों तरफ जो सिलेंडर बना हुआ किसका है? जिंक का। ऊपर कैथोड पे पॉजिटिव है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज है। इतना ध्यान रखना है। एनोड पे पॉजिटिव मत कर देना, एनोड पे नेगेटिव है, क्योंकि वहां पर एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैथोड पे कौन सी होती है? अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए, जब परिपथ से सेल को जोड़ते हैं तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो देखिए, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर अभिक्रिया। एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का। तो जिंक Zn सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn2 प्लस एक्वेटिक में परिवर्तित हो गया, जलीय में। फिर कैथोड पे क्या होगा? अपचयन। एनोड पे तो ऑक्सीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कैथोड पर अपचयन होगा, तो NH2NH4 प्लस कहां से आए? NH4Cl में से, प्लस 2MnO2 कहां से आए? ये लिखा हुआ है। प्लस जो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं एनोड पर वो कैथोड पे ग्रहण किए जाएंगे, तो आपका बनेगा 2NH3 अमोनिया प्लस Mn2O3 प्लस H2। ये रिएक्शन कहां पे हुई है? कैथोड पर। अगर इन दोनों रिएक्शंस को आपस में जोड़ दें, दोनों अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ दें, तो पूर्ण सेल अभिक्रिया आ जाएगी। और पूर्ण सेल अभिक्रिया क्या है? Zn सॉलिड प्लस 2NH4 प्लस Mn2MnO2। एरो से पहले इसमें और इसमें लिखे हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एरो के बाद में और पहले हैं। फिर एरो के बाद Zn2 प्लस एक्वेटिक प्लस 2NH3 प्लस Mn2O3 प्लस H2। ये बना। दोनों रिएक्शंस को जोड़ने पे आपकी पूर्ण सेल अभिक्रिया ये आ गई। क्लियर हो गया बच्चों? ये रिएक्शंस आपसे एग्जाम में लिखवाते हैं, कई बार ये डायग्राम पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन? तो Zn का क्या हो रहा है? Zn का बताइए, ऑक्सीकरण। और MnO2 से Mn2O3 बन रहा है, तो यहाँ Mn+4 है, यहाँ पे Mn+3 है, तो
तो MnO2 का Mn2O3 में आप चेन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कभी कभी क्या होता है बेटा कि Zn2 प्लस आयंस NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, एक संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं जो है ZnNH3 का होल 4 2 प्लस। ZnNH3 का होल 4 2 प्लस ये एक जटिल यौगिक बना जिसका नाम है टेट्राएमीन जिंक सेकेंड। क्या नाम है? टेट्राएमीन जिंक सेकेंड। ये नाम किस तरह से लिखा? जब आप उपसहसंयोजक यौगिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको नाम लिखना आ जाएगा। तो बना टेट्राएमीन जिंक सेकेंड, एक जटिल आयन बन गया, ठीक है, जटिल आयन बन गया। अब ये पूरा सेल मैंने आपको बताया कितनी वोल्ट की विद्युत दे रहा है, 1.25 से 1.50 वोल्ट की। कहाँ इसका उपयोग करते हैं? रेडियो में, टॉर्च में, खिलौनों में, कैलकुलेटर में इत्यादि में इस सेल का उपयोग किया जाता है। अब इस सेल का जो एक मेन कमी है, वो कमी क्या है बेटा? वो भी आपको पता होना चाहिए कि NH4Cl की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। NH4Cl की प्रकृति अम्लीय होती है और जब हम इस सेल को काम में नहीं लेते हैं तो NH4Cl अम्लीय होने के कारण जिंक की दीवार को संचालित करता है। क्या करता है? संचालित। और संचालित होने से जिंक की दीवार में छेद हो जाते हैं और जो रासायनिक पदार्थ इसमें भरा हुआ है वो निकल के बाहर आने लग जाता है। कई बार रेडियो के सेल को रख देते हैं तो बाहर जो कागज लगा होता है वो आप देखते हैं गीला गीला सा हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो दीवार संचालित हो गई जिंक की और उसमें से रासायनिक पदार्थ बाहर निकल के आ गया। अब इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक अक्रिय धातु की पतली परत की चादर इस सेल के चारों तरफ चढ़ा देते हैं। एक अक्रिय धातु की पतली परत की चादर इस सेल के चारों ओर चढ़ा देते हैं, जिससे इस सेल की ये कमी दूर हो जाती है और इस सेल को हम लीक प्रूफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीक प्रूफ सेल कहते हैं। आया बेटा समझ में? ये शुष्क सेल था। अब मैं इससे नेक्स्ट प्राथमिक सेल की बात करने जा रहा हूं, ठीक है? हाँ, तो बच्चों दूसरा जो प्राथमिक सेल है, प्राथमिक बैटरी है, वो है आपकी मरकरी सेल। कौन सा? मरकरी सेल। और मरकरी सेल को बटन सेल भी कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं? बटन सेल, ठीक है। इसका जो उपयोग है वो हम कान में सुनने वाली मशीनों में करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में करते हैं, टॉयज में करते हैं, रिस्ट वॉच जो हाथ में पहनने वाली घड़ी है उसमें करते हैं। छोटा जो बटन सेल आपने देखा होगा उस सेल के उपयोग बता रहा हूँ कहाँ कहाँ करते हैं। रिस्ट वॉच में, कैलकुलेटर्स में, कान में सुनने वाली मशीन में, टॉयज में भी कई जगह इनका उपयोग होता है, ठीक है। और इस सेल के द्वारा हमें 1.35 वोल्ट की स्थिर विद्युत प्राप्त होती है। क्लियर बच्चों? ये डायग्राम बनाया हुआ है बटन सेल का, मरकरी सेल का, जिसमें एक जिंक का पात्र होता है जो कि एनोड का कार्य करता है और ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है वो कैथोड का कार्य करती है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य HgO व KOH का पेस्ट भरा होता है जो कि विद्युत अपघट्य का कार्य करता है और इस विद्युत अपघट्य को जिंक एनोड से पृथक करने के लिए संरंध्र कागज लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? संरंध्र कागज लगे हुए हैं। क्लियर? और जब हम इस सेल को परिपथ से जोड़ते हैं तो बेटा कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? तो रिएक्शन एट एनोड यानी एनोड पर अभिक्रिया Zn एनोड का है तो Zn रिएक्ट करता है KOH के OH माइनस आयनों से, तो Zn प्लस 2 OH माइनस, तो बनता है आपका ZnO प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन Zn ने त्याग दिए। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर रिएक्शन एट कैथोड पे बात करते हैं। तो रिएक्शन एट कैथोड में जो HgO है वो रिएक्ट करता है H2O के साथ जो ऊपर बना हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो बनता है आपका Hg प्लस 2OH माइनस,
ठीक है, ये अपचयन अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, जिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और जब इन दोनों अभिक्रियाओं को परस्पर एक दूसरे के साथ जोड़ दें तो आपका पूर्ण सेल अभिक्रिया बन जाएगी। तो H2O से H2O कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एरो के दोनों तरफ आएंगे, तो बचेगा Zn प्लस HgO इज इक्वल टू ZnO प्लस Hg। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये दोनों सेल आपके प्राथमिक सेल हैं। ठीक है, और प्राथमिक सेल एक बार जब निरावसित हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः आवर्धित या पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दूसरी बात ये ध्यान रखने की, जब इस सेल को हम काम में ले रहे होते हैं तो इस सेल में जो विद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब ये सेल निरावसित हो जाए यानी डिस्चार्ज हो जाए तो इसे नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको नष्ट नहीं किया तो मरकरी जो बना Hg वो पॉइजनस होता है, और पॉइजनस होने के कारण ये पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देता है। ठीक है बच्चों, तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको प्राथमिक बैटरियों के कराए। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक द्वितीयक बैटरियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्लियर बच्चों? देखिए, तो बच्चों अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है द्वितीयक बैटरियाँ। कौन सी? द्वितीयक बैटरियाँ। और द्वितीयक बैटरियाँ क्या होती हैं? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, द्वितीयक बैटरियाँ वो होती हैं जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी दोनों दिशाओं में होती है। यानी क्रियाकारक से जब उत्पाद बन जाए तो उत्पाद को वापस हम क्रियाकारक में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो जब रेडॉक्स अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, संपूर्ण क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाता है, तो ये सेल निरावसित हो जाते हैं, ये बैटरियाँ निरावसित हो जाती हैं। और जब विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो पुनः जो उत्पाद बना वापस क्रियाकारक में परिवर्तित हो जाता है। यानी विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर उत्पाद वापस क्रियाकारक में बदल जाता है और ये जो बैटरियां हैं पुनः आवेशित हो जाती हैं। इस प्रकार की बैटरियों को हम द्वितीयक बैटरियां कहते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जिसका नाम है सीसा संचायक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, एग्जाम में कई बार आता है, इसका कोई सा भी पार्ट वो आपसे पूछ सकता है। क्लियर बच्चों? पहली बात तो ये कि जो सीसा संचायक सेल होता है उसका उपयोग हम ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, यानी वाहनों में, जैसे बस में, ट्रक में, कार में, ट्रैक्टर में जो बैटरियां रखी होती है वो आपका सीसा संचायक सेल है। और घर में जो इन्वर्टर होता है उसकी जो बैटरी है वो भी क्या है? सीसा संचायक सेल। क्लियर बच्चों? इस प्रकार का जो एक सेल होता है उससे हम 2 वोल्ट की स्थिर विद्युत प्राप्त करते हैं। कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की स्थिर विद्युत प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार के 3 या 6 सेलों को परस्पर एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो हमें इस सेल से 6 से 12 वोल्ट की स्थिर विद्युत प्राप्त होने लग जाती है। 6 से 12 वोल्ट की स्थिर विद्युत प्राप्त होने लग जाती है। एक सेल कितना देता है? 2 वोल्ट। जब 3 से 6 सेल को जोड़ेंगे तो 6 से 12 वोल्ट की स्थिर विद्युत प्राप्त होगी या नहीं होगी ना? तो इसमें क्या करना है कि जो एनोड बना होता है वो स्पंजी लेड का बना होता है, स्पंजी लेड का बना होता है, और जो कैथोड है वो PbO2 का बना होता है। किसका बना होता है? PbO2। और स्पंजी लेड और PbO2 को हम लेड एंटीमनी से बनी हुई जाली में, यानी ग्रिड में, जाली में पैक कर देते हैं। तो ये एनोड है जो ब्लैंक है दिखा रखा है मैंने, और जो डार्क किया हुआ वो आपको कैथोड है। तो एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड, इसमें मैंने 3 सेल, एक एनोड कैथोड एक सेल बनाते हैं, तो 3 है ये, 3 एनोड 3 कैथोड, तो 3 सेलों को परस्पर हमने एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो Pb एनोड है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपका ये नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने इनको जोड़ दिया और जोड़ने पर देखिए ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया,
और ये जो श्रेणी क्रम में हमने जोड़े एनोड कैथोड को, उनको एक प्लास्टिक, कठोर प्लास्टिक या फाइबर शीट में लगा देते हैं और इसको लगाने के बाद इस फाइबर शीट में 38% डाइल्यूट H2SO4, 38% अणु H2SO4 का विलयन भर देते हैं, जिसका घनत्व 1.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इतना करके हमने डायग्राम बना लिया। अब करना क्या है कि सेल को हम परिपथ से जोड़ते हैं। तो इस सेल में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? तो रिएक्शन है एनोड, तो आप देखेंगे जो Pb से एनोड बना हुआ है, तो Pb प्लस SO4 2 माइनस कहाँ से आए? H2SO4 में से। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो PbSO4 बना और Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन अलग से लिखा, तो Pb प्लस SO4 2 माइनस इज इक्वल टू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर रिएक्शन एट कैथोड, तो PbO2 का कैथोड बना हुआ है, तो PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस, तो 4H और SO4 2 माइनस कहाँ से आ रहे हैं? H2SO4 में से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और आपका बनता है PbSO4 प्लस 2H2। क्लियर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए तो ये कैथोड पर रिएक्शन हो गई अपचयन, यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागे गए तो ये एनोड पर रिएक्शन हो गई ऑक्सीकरण। इन दोनों को हम जोड़ दें तो कौन सा अभिक्रिया आ जाएगी? तो Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 माइनस इज इक्वल टू 2 PbSO4 प्लस 2H2। ये रिएक्शंस कब होती है बेटा? जब सेल निरावसित होता है। जब सेल निरावसित हो रहा है तो ये रिएक्शंस होंगी। जब सेल डिस्चार्ज होगा तो ये रिएक्शन होगी, और जब सेल को विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करके हम पुनः रिचार्ज करते हैं, पुनः आवेशित करते हैं, तो ये रिएक्शंस होंगी। ध्यान रखना, यहाँ एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ था और पुनः रिचार्ज करते समय एनोड पर अपचयन होगा। कैथोड पर ऑक्सीकरण हुआ था, यहाँ पुनः रिचार्ज करते समय कैथोड पर ऑक्सीकरण होगा। यानी एनोड और कैथोड और जो पूर्ण सेल अभिक्रिया है, ये इनको पलट के लिख दो तो आपकी ये रिएक्शंस आ जाएंगी जो कि पुनः चार्ज करते समय है, पुनः आवेशित करते समय है। ध्यान रखना है। तो देखिए रिएक्शन एट एनोड PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पलट दिया मैंने और ये बना दिया Pb प्लस SO4 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गए तो अपचयन। रिएक्शन एट कैथोड, तो PbSO4 प्लस 2H2O, देखिए PbSO4 प्लस 2H2O पलट दिया तो PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या आगे गए तो ये कैथोड पर रिएक्शन हो गई ऑक्सीकरण। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो रिएक्शन आ गई 2 PbSO4 प्लस 2H2O प्लस Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस। ये पूर्ण सेल अभिक्रिया आ गई। तो कितने वोल्ट की स्थिर विद्युत प्राप्त होगी? डिपेंड करता है कि आप कितने सेल श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर रहे हैं। 3 कर रहे हैं तो 6 वोल्ट की, 6 कर रहे हैं तो 12 वोल्ट की, तो 3 से 6 के बीच में करते हैं तो 6 से 12 वोल्ट की स्थिर विद्युत प्राप्त हमें हो जाती है। अब इस सेल की जो विशेषता है वो क्या है? इस सेल को आप बार बार काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये तो द्वितीयक बैटरी है जिसको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, तो बार बार हम इसको काम में ले सकते हैं। दूसरा, इसकी जो कार्य क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इस सेल को 2 से 3 साल तक हम बहुत अच्छे से काम में ले सकते हैं। क्लियर? अब इस सेल का एक ड्रॉबैक यानी इस सेल की जो मुख्य कमी है वो क्या है कि जब इस सेल को हम पुनः रिचार्ज करते हैं, पुनः आवेशित करते हैं, तो जो PbSO4 के क्रिस्टल हैं वो पुनः रिचार्ज करते समय Pb और PbO2 में अपघटित नहीं हो पाते हैं, वह PbSO4 इलेक्ट्रोडों पर जमा हो जाता है। और जब PbSO4 इलेक्ट्रोडों पर जमा होता है तो इस सेल की कार्य क्षमता कम हो जाती है। अब पता ही कैसे चले कि सेल निरावसित हो गया? तो आप ध्यान रखें, जब डाइल्यूट H2SO4 का घनत्व 1.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से घटकर 1.20 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब रह जाए तो इसका मतलब सेल आपका निरावसित हो गया। उसे आप पुनः चार्ज करें, उसको पुनः चार्ज करने की आवश्यकता है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार डायग्राम पूछ लेता है, कई बार रिएक्शंस पूछ लेता है, डिस्चार्ज निरावसित होते समय और आवेशित होते समय। ये कोई सा भी पार्ट इस सेल का आपसे पूछ सकता है। तो ये मेरा सीसा संचयक सेल है, ठीक है। अब मैं अगले सेल की बात करने जा रहा हूँ और वो सेल है निकल कैडमियम सेल, ठीक है। तो दूसरा द्वितीयक सेल आप देखिए। तो बच्चों सेकेंड द्वितीयक बैटरी है निकल कैडमियम सेल। कौन सा? निकल कैडमियम सेल। और निकल कैडमियम सेल का मेन इसका उपयोग आप करते हैं मोबाइल फोन्स में, पेजर। मोबाइल फोन्स में जो बैटरियाँ लगी होती है, पेजर में जो बैटरी लगी होती है, वो आपके निकल कैडमियम सेल है। और इसमें एनोड कैडमियम का बना होता है और जो आपका कैथोड है वो NiO2 से बना होता है। NiO2 को धात्विक जाली में पैक करके रखते हैं। क्लियर बच्चों? और इस सेल के द्वारा हमें 1.84 वोल्ट की स्थिर विद्युत प्राप्त हो जाती है। क्लियर? अब दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में KOH का विलयन भरा होता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा होता है, KOH, ठीक है। और जब इस सेल को हम यूज में लेते हैं तो परिपथ से जोड़ते हैं तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो रिएक्शन है एनोड, देखिए कैडमियम KOH के OH माइनस के साथ क्रिया करता है, तो Cd+2 OH- इज इक्वल टू CdOH का होल ट्वाइस, और कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए +2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन अभिक्रिया हो गई एनोड पे। फिर रिएक्शन है कैथोड NiO2 से कैथोड बना हुआ है प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किए जाएंगे, तो NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो पूर्ण सेल अभिक्रिया क्या आएगी? देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो Cd प्लस NiO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। ये अभिक्रियाएं कब है? जब सेल निरावसित होता है, और जब सेल को पुनः आवेशित करेंगे तो इन रिएक्शंस को पलट के लिख देंगे। एनोड पर जहां ऑक्सीकरण हुआ था वहां अपचयन होगा। ये यानी कहने का मीन है कि जो अभी रिएक्शंस में उत्पाद है वो क्रियाकारक बन जाएंगे और क्रियाकारक उत्पाद बन जाएंगे, तो सेल पुनः चार्ज हो जाएगा। तो ये निकल कैडमियम सेल है। तो मैंने आपको बैटरियां कराई। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने ईंधन सेल, फ्यूल सेल की बात करूंगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट सेल है, और फिर संचारण की बात करूंगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।